वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग। इसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा पावर शेयरिंग का मीनिंग क्या होता है। इसमें नाम से जैसे ही पता चल रहा है शेयरिंग करना, यानी कि पावर को शेयरिंग करना ही क्या कहलाता है, पावर शेयरिंग। इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स एंड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना किस किस के बीच में, बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स या फिर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और ये क्यों किया जाता है? सो डेट द पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड इन वन हैंड, यानी कि पावर किसी एक पर्सन के हाथ में ना हो। ये पहले हम लोग देखा करते थे, जैसे जब मोनार्की सिस्टम हुआ करता था उस समय सारी पावर राजा के पास होती थी। लेकिन अब क्या हो चुका है, अब जो पावर है वो डिवाइड हो चुकी है। अब गवर्नमेंट के पास में जो पावर होती है और गवर्नमेंट ने इसको 3 अलग अलग जैसे इंस्टीट्यूशन में डिवाइड कर दिया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसको हम लोग आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए हम 2 कंट्री का एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले बेल्जियम और दूसरा कंट्री हम लोग पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। और यहाँ पर जानेंगे कि पावर शेयरिंग कितना जरूरी है, पावर शेयरिंग करने से बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बेल्जियम की स्टोरी के बारे में। बेल्जियम बेसिकली पार्ट ऑफ यूरोपियन कंट्री है और इसकी जो बाउंड्री लगती है वो फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के साथ में इसकी बाउंड्री शेयर करती है। नेक्स्ट और पॉइंट देख सकते हैं, बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। नेक्स्ट इसकी बाउंड्री हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ कहाँ लगती है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है, एरिया जो है वो लगभग हमारे स्टेट हरियाणा के बराबर है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ के आसपास है। नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे एथनिक कॉम्पोजिशन क्या होता है। सबसे पहले हमें जानना होगा एथनिक का मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब होता है ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर और दे बिलीव इन सेम डिसीडेंट। एथनिक की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। एथनिक का मतलब होता है ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। नेक्स्ट, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट। जो लोग सेम एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनका क्या मानना होता है कि वो एक ही डिसेंट से बिलोंग करते हैं बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप या फिर कल्चर और बोथ। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। आप लोग इसका मीनिंग जान गए होंगे एथनिक कॉम्पोजिशन। यहाँ पर हम लोग लिंग्विस्टिक बेसिस पर यहाँ पर एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर बात करें जो फ्लेमिश रीजन है, यहाँ पर पॉपुलेशन 59% है, लेकिन लैंग्वेज स्पीकर कौन है मेन, यहाँ पर डच कम्युनिटीज है, ये मेजोरिटी में है। अगर वेलोनिया रीजन की बात करें यहाँ पर पॉपुलेशन 40% है, लेकिन यहाँ पर जो लैंग्वेज स्पीकिंग लोग है वो है फ्रेंच लोग। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो 1% लोगों की आती है जो जर्मन स्पीकिंग है। ये हमने कंट्री में देखा कि यहाँ पर 3 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर रखा है, फ्लेमिश रीजन, वोलोनिया रीजन और नेक्स्ट जिसको अदर रीजन बोला गया है जिसमें जर्मन स्पीकिंग लोग आते हैं। अगर कैपिटल की बात करें, इसकी कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स। यहाँ पर थोड़ा मामला उल्टा हो जाता है, यहाँ पर मेजोरिटी में फ्रेंच लोग आते हैं और ये कितने परसेंट पॉपुलेशन कवर करते हैं, ये करते हैं 80%। लेकिन अगर वहीं डच लोगों की बात करें वो 20% आते हैं। नाउ इस पिक्चर के थ्रू यहाँ पे समझ सकते हैं ये जो रीजन है वो बेसिकली फ्लेमिश रीजन है। और ये अभी हमने जाना था कितना परसेंट एरिया कवर करता है, यहाँ पर लोग 59% लोग यहाँ पर रहते हैं। और जो इनकी लैंग्वेज है अभी हमने देखी थी, ये लोग डच स्पीकर है। नेक्स्ट अगर इस रीजन की बात करें ये वोलोनिया रीजन है और वोलोनिया रीजन कितना परसेंट पॉपुलेशन है, यहाँ पर 40% पॉपुलेशन यहाँ रहती है। और यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, ये फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है। अगर कैपिटल की बात करें ये यहाँ पर इसकी कैपिटल है। कैपिटल के बारे में हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट 1% लोग यहाँ पर जर्मन स्पीकिंग भी पीपल है। ये जर्मन स्पीकिंग एरिया है जो 1% है। इस तरीके से हमने इस मैप के थ्रू यहाँ पर समझ लिया। एक और मैप है अगर एथनिक कॉम्पोजिशन की अगर यहाँ पे डिस्कस करें ये जो फ्लेमिश रीजन है 59% स्पीक डच
लैंग्वेज हु लिव इन द फ्लेमिश रीजन। नेक्स्ट अगर बात करें वलोनिया रीजन की, ये वलोनिया रीजन है जो 40% स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। इसके अलावा 1% स्पीक जर्मन लैंग्वेज, जो कि ये रीजन है यहाँ पर। इसको और अच्छे से समझ सकते हो, इसमें हमने डिटेल से और भी यहाँ पर डिवाइड किया। जैसे ये फ्लेमिश रीजन हो गया जो कि मेजोरिटी में है, यहाँ पर डच लैंग्वेज बोलते हैं। और अगर बात करें वलोनिया रीजन की, ये 40% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। इसके अलावा 1% लोग यहाँ पर ये जर्मन स्पीकिंग है। और ब्रुसेल्स, यहाँ पर जो कैपिटल दे रखी है ब्रुसेल्स के बारे में अगर बात करें, यहाँ पर 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज और 20% लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, मेजोरिटी में अगर कंट्री में बात करें तो डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। और अगर कैपिटल ब्रुसेल्स में बात करें तो मेजोरिटी में कौन है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है। सो यही इनके बीच में प्रॉब्लम का, लड़ाई का कारण बनता है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम्स इन बेल्जियम, यानी कि यहाँ पर प्रॉब्लम या टेंशन होने के क्या कारण था। मेन कारण ये था कि जो फ्रेंच जो लोग थे वो बिकम मोर पावरफुल एंड रिच, ये लोग काफ़ी पावरफुल हो चुके थे, काफ़ी रिच लोग हुआ करते थे। और डच लोगों को जो भी बेनिफिट मिलता था एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो काफ़ी लेट जाकर मिलता था, जिस वजह से इनके बीच में टेंशन इंक्रीज होती गई ड्यूरिंग 1950s और 60s के टाइम पर। तो इसमें दो रीजन हम लोग देख सकते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी और डच स्पीकिंग कम्युनिटीज में जो प्रॉब्लम हुई थी वो ये थी, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। पहला रीजन तो ये। दूसरा, जो डच स्पीकिंग कम्युनिटीज है उसको बेनिफिट बहुत ही लेट मिले थे। सो ये मेजर रीजन थे। उसके बाद यहाँ के लोगों ने कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व किया वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी कि इस प्रॉब्लम को उन्होंने कैसे एडजस्ट किया। सबसे पहले उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि क्या रीजनल डिफरेंस है, और साथ के साथ में कल्चरल डाइवर्सिटी को भी उन्होंने समझा। इसके लिए उन्होंने 1970 से 1993 के दौरान अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया। सो दे चेंज देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। और इसके अलावा क्या क्या स्टेप्स लिए उसको हम लोग डिटेल से अब यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहला जो इन्होंने स्टेप लिया था वो था इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर, चाहे वो डच हो या फिर फ्रेंच स्पीकिंग हो, इन सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मिनिस्टर है उसकी संख्या इक्वल कर दी, यानी कि 50-50 कर दी। और साथ के साथ ये बताया नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजन यूनिलेटरली। इसका मतलब कोई भी एक कम्युनिटी यूनिलेटरली डिसीजन नहीं ले सकती थी। इसमें अगर देखा जाए तो अगर ओवरऑल हमने कंट्रीज में जैसे पढ़ा था, ज्यादा पॉपुलेशन किसकी थी, 59%। ये हमने पॉपुलेशन देखी थी डच पीपल की। सो इनका अगर शेयर बात करें तो यहाँ कम हुआ है, तो डच लोगों को यहाँ पर लॉस हुआ है। और प्रॉफिट किसको हुआ है यहाँ पर देखा जाए तो फ्रेंच को। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग अगर कैपिटल की बात करें तो वहां पर सेपरेट गवर्नमेंट बना दी फॉर कैपिटल ब्रुसेल्स में। यहाँ पर पहले हमने देखा था ज्यादा पॉपुलेशन किसकी थी, यहाँ पर फ्रेंच लोगों की थी। यहाँ पर 80% लोग फ्रेंच स्पीकिंग थे। सो यहाँ पर जो नुकसान हुआ वो किसको हुआ, फ्रेंच को, और प्रॉफिट हुआ डच को। सो इस तरीके से उन्होंने ये जो इक्वेट कर दिया कि ओवरऑल जो कंट्रीज है और जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, दोनों में उन्होंने इक्वलिटी प्रोवाइड कर दी। सो सेकंड पॉइंट इज सेपरेट गवर्नमेंट फॉर द कैपिटल। सो यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोवाइड किए गए। नेक्स्ट पॉइंट, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या किया गया, बहुत सारी जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की थी वो ट्रांसफर कर दी स्टेट गवर्नमेंट को भी। सो स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और साथ के साथ ये भी बताया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं है। लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट बताता है, ए थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर स्टेब्लिश कर दी गई, डेट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म। और कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में आपको ध्यान रखना है, इट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। यानी कि ये जो गवर्नमेंट बनेगी वो वन लैंग्वेज कम्युनिटी, जैसे यहाँ पर डच लोगों की एक कम्युनिटी, फ्रेंच लोगों की एक, और जर्मन स्पीकिंग लोगों की एक कम्युनिटी बना देगी।
और इसको पावर दे दी गई थी रिगार्डिंग देयर कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज के बारे में वो लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो ये 4 स्टेप्स लिए उन्होंने, जिस वजह से यहाँ पर आगे जाके कोई भी कन्फ्लिक्ट्स नहीं होता। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इस बात का? पावर शेयरिंग डन बाय बेल्जियम गवर्नमेंट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, इससे कन्फ्लिक्ट्स कम हो गए एंड दे अवॉइड सिविल वॉर, और यहाँ पर किसी भी तरीके की वॉर देखने के लिए नहीं मिलती बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज। सारी कम्युनिटीज आपस में यहाँ पर पीसफुली रहती है। सो इसको देखते हुए उसके बाद ब्रुसेल्स को हेडक्वार्टर बना दिया गया था यूरोपियन यूनियन का। यहाँ पे देख सकते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट इन ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में है। सो यहाँ पर हमने इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा, अगर पावर शेयरिंग करेंगे तो कंट्री को काफी बेनिफिट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अबाउट श्रीलंका। श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 यानी कि इंडिया के अगले साल। सो श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड नेशन ऑन द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ये हम लोग इंडिया के मैप के थ्रू समझ सकते हैं, जो लास्ट में इंडिया के तमिलनाडु के साउथ में क्या है, श्रीलंका। सो यहाँ की पॉपुलेशन अबाउट 2 करोड़ है और कैपिटल क्या है, कोलंबो। अगर यहाँ की एथनिक कॉम्पोजिशन को हम लोग पढ़ें तो यहाँ पर बेसिकली 2 मेजर कम्युनिटीज रहती है। ये जो येलो वाला एरिया है यहाँ पर सिंहला स्पीकिंग पीपल रहते हैं, जो कितना परसेंट है, 74% है। नेक्स्ट जो कम्युनिटीज है यहाँ पर तमिल लोगों की है। तमिल 2 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले यहाँ पर जो दे रखा है वो है श्रीलंकन तमिल दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें इंडियन तमिल भी है, ये है इंडियन तमिल। और पैचेस में हम लोग यहाँ पर मुस्लिम लोग भी देख सकते हैं, जो इस कलर में यहाँ पर दे रखा है। सो ये यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटीज भी यहाँ रहती है। इसको एथनिक कॉम्पोजिशन को डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले अगर पूरे श्रीलंका की बात करें, यहाँ पर 74% लोग सिंहला लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट रिलीजन। नेक्स्ट अगर बात करें 18% लोग तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। और अगर तमिल को भी हम लोग डिवाइड करें, उसमें 13% श्रीलंकन तमिल है और 5% है इंडियन तमिल। अगर 7% लोगों की बात करें, वो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, और ये कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये बेसिकली क्रिश्चियन। बाकी 1% जो बच गया वो अदर में आता है। नेक्स्ट इसको नोट्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। यहाँ का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, मेजोरिटी में यहाँ पे सिंहला कम्युनिटीज आती है, जो कि 74% है। अगर माइनॉरिटीज की बात करें, यहाँ तमिल है 18%, इसको भी डिवाइड किया गया है। 13% है श्रीलंकन तमिल और 5% है इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल वो लोग जो वहाँ के नेटिव है, सो इसको नेटिव श्रीलंकन तमिल बोल सकते हैं। बाकी जो 5% लोग यहाँ बताए गए हैं, वो यहाँ पर आए थे ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, हुज फोरफादर केम ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड एज प्लांटेशन वर्कर्स के लिए ये यहाँ पर आए थे। अगर इसको हम लोग रिलीजन वाइज पढ़ें तो श्रीलंका में बुद्धिज्म यानी कि बुद्धिस्ट फॉलो करने वाले कौन है, सिंहला लोग है। और जो हिंदू और मुस्लिम है वो कितने परसेंट है, 18 है, और वो तमिल स्पीकर है। और अगर बात करें क्रिश्चियन लोगों की, वो कितना परसेंट है, 7% है, जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, चाहे बात करें सिंहला की या फिर तमिल लैंग्वेज की। ये एक और यहाँ पर डिवीजन दे रखा है, इसको अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका का दोनों यहाँ पर दे रखा है। नाउ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 1956 में एक एक्ट आया था, और यहाँ पे मेजोरिटेरियन मेजर लिया गया था। वो स्टेप्स लिए गए थे जिस वजह से मेजोरिटी इस्टेब्लिश की गई थी। सबसे पहले आप लोग को जानना होगा मेजोरिटेरियनिज्म का मीनिंग क्या होता है। मीन्स ए बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी रूल टू ए कंट्री। इसका मतलब जो मेजोरिटी कम्युनिटी होगी वही रूल करेगी इन विच एवर वे इट्स वांट, यानी कि जिस मर्जी से वो चाहे वैसे वो रूल करेगी, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। इसका मतलब जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उसकी किसी भी बात को कंसिडर यहाँ पर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एक और टर्म अभी डिस्कस कर लेते हैं जो यहाँ पर अभी आगे आएगी, सिविल वॉर। सिविल वॉर होता है
जब एक ही कंट्रीज में दो कम्युनिटी आपस में लड़ती है, सो ए वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप विद इन ए कंट्री, ये याद रखना आपको, विद इन ए कंट्री ये होता है डेट बिकम सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक ए वॉर, ये इतना ज्यादा हो जाता है जैसे लगता है कि वॉर होने वाला है या फिर वॉर चल रहा हो। सो अब हम लोग देखते हैं क्या स्टेप्स लिए थे 1956 एक्ट के थ्रू। सबसे पहले इस एक्ट ने रिकॉग्नाइज किया था सिंहला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि जो अदर तमिल स्पीकर है उनके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी। सेकंड स्टेप ये था गवर्नमेंट फॉलो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉलो की थी इन जॉब्स एडमिशन टू यूनिवर्सिटी, और ये सिर्फ और सिर्फ सिंहला स्पीकर को ही यहाँ पर जॉब और एडमिशन मिलता था। सो दे फेवर सिंहला एप्लीकेंट। थर्ड, दे प्रमोट बुद्धिस्ट रिलीजन, यानी कि जो सिंहला जो मेजोरिटी में है उन्हीं के रिलीजन को प्रमोट किया जाएगा, फोस्टर किया जाएगा, जिसका नतीजा ये देखने के लिए मिलता है कि जो तमिल है वो नाराज हो जाते हैं और वो एलिनेटेड फील करते हैं। सो तमिल फील एलिनेटेड, यानी अपने देश में ही उन्हें परायापन महसूस होता है। सो फीलिंग ऑफ एलिनेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर उन्हें ऐसा लगता था दे फेल्ट दैट गवर्नमेंट डिनाइड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, उनको लगता था कि पॉलिटिकल राइट्स इनको नहीं दिए गए हैं और इनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया गया है, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया है। इसके अलावा कोई भी जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो उनकी कल्चर को लेकर, उनके लैंग्वेज को लेकर सेंसिटिव नहीं है। सो नो पॉलिटिकल लीडर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। अभी हमने देख लिया दोनों की डेफिनेशन। नाउ उसके बाद वो लोग डिमांड करने लग गए थे। उनकी डिमांड पढ़ते हैं क्या थी। सो दे डिमांडेड तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। उनका रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं, क्या रिएक्शन आता है। वो डिमांड करते हैं कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाए, साथ के साथ उनको रीजनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाए इन नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में जहाँ पर ये लोग रहते थे। इसके अलावा वो लोग इक्वलिटी की डिमांड कर रहे थे इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब में, यानी कि जो 1956 एक्ट आया था उसके अगेंस्ट में सारी ये डिमांड थी, लेकिन उनकी डिमांड को डिनाइड कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो लोग और गुस्सा होते हैं। ड्यूरिंग 1980s वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। सो दे फॉर्म पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और वो डिमांड करते हैं तमिल एलम, यानी कि एक अपने लिए अलग से स्टेट। एलम का मतलब यहाँ पर होता है स्टेट। सो इंडिपेंडेंट तमिल एलम की ये लोग डिमांड करते हैं। कौन से एरिया में, नॉर्थ और जो ईस्टर्न एरियाज है वहाँ पर, जिस वजह से रिजल्ट ये देखने के लिए मिलता है कि इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स काफ़ी बढ़ जाता है। सो कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज इंक्रीज, और बाद में यहाँ पर सिविल वॉर देखने के लिए मिलता है। सिविल वॉर किसी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता, इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। सो मैनी पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग दिस सिविल वॉर, और कुछ लोगों को फोर्स किया जाता है लीव द कंट्रीज, और लास्ट में दे लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। और ये जो सिविल वॉर है ये एंड होता है 2009 में। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे रिजल्ट देखने के लिए मिला। से यहाँ पर ये रिएक्शन ऑफ तमिल को दोबारा यहाँ पर नोट्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। हमने ये भी देखा कि 1980s के बाद में जब सिविल वॉर होता है तो वो अलग कंट्रीज के भी डिमांड करने लगते हैं। सो यहाँ पर ये रिजल्ट देखने के लिए, कंक्लूजन देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर पावर शेयरिंग नहीं की जाती, सारी पावर जो मेजोरिटी कम्युनिटी टेक ओवर कर लेती है, जिस वजह से यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। इसलिए पावर शेयरिंग करना बहुत ही जरूरी होता है, इससे किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स को, सिविल वॉर को अवॉइड किया जा सकता है।